बस आज लगता है मतलब एकदम जन्म जन्मांतर की बात करने की इच्छा आज ही पूरी कर लोगे। चलो भाई बस बात करना बंद और अब देंगे ध्यान। देखिए कल बेटा अपन ने जो बात की थी तो अपन ने शायद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्टिन फिलामेंट तक बात कर ली थी ना कि एक्टिन फिलामेंट में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अब यहाँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर अपने को समझना है कि आखिर थिक फिलामेंट में कौन से चेंजेस आएंगे। तो अब देखिए ध्यान दो, फिर एक बार वापस से सार्कोमियर के स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। हमने कहा था सार्कोमियर दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का स्पेस है। फिर अपन ने कहा था कि सार्कोमियर में दोनों तरफ हाफ आई बैंड और बीच में ए बैंड होता है। आई बैंड का नाम क्या था, आइसोट्रोपिक क्या अनाइसोट्रोपिक? ए बैंड डार्क था कि लाइट? डार्क बैंड था। फिर आपने कहा था कि ए बैंड में जो मायोसिन फिलामेंट है उनके किनारे थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड होते हैं जबकि सेंट्रल पार्ट ओवरलैप नहीं है। तो इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? एच जोन कहा जाता है। अब यहां पर आगे अपने को बात करनी है कि आखिर भाई मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ कैसे। तो हमने कहा था कि स्लाइडिंग क्या बेटा, तो बताओ मैं बंद करते हूं, उठो। मुझे लगता है मैं इतना पढ़ा लिखा इसलिए तो नहीं था कि मैं पंखे बंद करता फिरूं। बेटा जल्दी, तुम्हारे घूमने के चक्कर में बाकी क्लास चुपचाप बैठी है। ध्यान दो। तो आओ, सब तुम भी आओ। ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? अभी और भी हैं? अच्छा, तुम अकेले नहीं हो। चलो। ओहो, एकदम मतलब लगता है कि हाँ कोई बड़े साहब आए हैं। क्लास में अगर पहले आ गए तो कोई देखे कैसे कि आए हैं साहब। ये तो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। चलो अब ध्यान दो। देखिए अपन ने कहा था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर थिक फिलामेंट। फिर अगला अपन ने कहा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपसे कहती है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर दोनों में से कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता, केवल फिलामेंट स्लाइड करते हैं। फिर हमने कहा कि मोटर यूनिट का मतलब होता है सीएनएस से आने वाला एक मोटर न्यूरॉन और इससे एसोसिएटेड मसल फाइबर्स को मिला करके आप बोलते हैं मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट में एक से ज्यादा मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं। जब एक एक्सॉन एंडिंग यानी कि साइनेप्टिक नॉब सार्कोलेमा के साथ जुड़ती है तो वहां बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर हमने कहा कि जब सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के पास एक इंपल्स आएगी तो इस इंपल्स की वजह से अब क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्टिक नॉब से। ये एसिटाइल कोलिन जाकर के बाइंड करता है सार्कोलेमा पर और सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा या इसका डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन क्या है हम अगले चैप्टर में डिटेल में समझ रहे होंगे। ये जो डीपोलराइजेशन हुआ इसकी वजह से अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज क्या होने वाला है, कैल्शियम। कैल्शियम बाहर किससे आया, चैनल से या पंप से? चैनल। यानी प्रोसेस एक्टिव थी या पैसिव? पैसिव। कैल्शियम ने आकर के बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट यानी ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है। इसकी वजह से ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट ने जो एक्टिन की एक्टिव साइट को यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर रखा था या ढक रखा था वो अब यहां से हट जाती है
जिसकी वजह से एक्टिन की एक्टिव साइट अब क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। तो एक्टिन की एक्टिव साइट अब क्या हो गई बेटा, एक्सपोज्ड। ये तो चेंज आया थिन फिलामेंट में। अब हमें समझना है कि भाई थिक फिलामेंट में क्या चेंज आता है। तो थिक फिलामेंट में चेंज को समझने के लिए अभी हम कुछ ऐसे मानते हैं कि ये हमारा एक मायोसिन है। ये क्या बेटा, मायोसिन की या मीरोमायोसिन का ही टेल हो गया। टेल हमें पता है मायोसिन फिलामेंट के अंदर पाया जाता है, जबकि इसका जो क्रॉस आर्म वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। तो क्रॉस आर्म वाले पार्ट ने बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया। यहां पर फिर हमें देखना है कि भाई थिन फिलामेंट में क्या चेंज आएगा। तो थिन फिलामेंट को दिखाने के लिए मैंने यहां पे आपसे कहा कि साहब ये थिन फिलामेंट है और ये जो थिन फिलामेंट है इसके साथ एसोसिएटेड जेड लाइन यहां है। ध्यान देखिए, जेड लाइन इधर मौजूद है। यानी कि अब अगर आपको पूरे सार्कोमियर को अज्यूम करना है तो बच्चे यहां पे अपन रखेंगे एक मिरर। क्या रखो, एक मिरर रखा। मिरर रखा तो एक जेड लाइन आपको यहां दिखेगी। दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर हुआ, ये क्या हो गई, एम लाइन हो गई। इधर क्या हुआ, आपका हाफ आई बैंड यहां आ गया, हाफ आई बैंड ऐसे इधर आ जाएगा और बीच में आपका क्या आ गया, ए बैंड। अभी यहां पर जो ये मायोसिन हेड है, इस मायोसिन हेड के अंदर यहां पर बच्चे अभी मौजूद है एटीपी। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एटीपी प्रेजेंट है। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है कि थिन फिलामेंट में जो एक्टिन था इसकी एक्टिव साइट तो एक्सपोज हो गई, पर अभी मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ नहीं है। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन की शुरुआत होती है तब मायोसिन हेड के अंदर कौन मौजूद होगा, एटीपी। हमें पता है कि मायोसिन हेड में एटीपी बाइंडिंग साइट थी और ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ये एक्चुअली मायोसिन एटीपेज होता है, जो एटीपी का क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से रिलीज होगी एनर्जी। तो अब यहां पर इस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होना है। जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से एक चेंज आया कि अभी आप ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो क्या थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से जुड़ा था, नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि जो थिक फिलामेंट है वो जाकर के अब जुड़ के इसके साथ गया बेटा, थिन फिलामेंट के साथ जुड़ा। और जब ये जुड़ा तो उस टाइम पर यहां अभी इसके हेड में अब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो अब क्या मौजूद है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभी इसके अंदर मौजूद है। तो ध्यान देंगे, अगर कभी आपसे कहा जाता है कि मायोसिन हेड में एटीपी है तो क्या ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, नहीं। मायोसिन एक्टिन से सिर्फ तब जुड़ता है जब मायोसिन हेड के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन को जोड़ देता है। जब एक्टिन और मायोसिन को जोड़ा तो अब आप कुछ ऐसे समझना बेटा, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। जब ये दोनों जुड़ गए तो जुड़ने पर दोनों रास्ते के बीच में क्या बन गया, पुल। दोनों रास्ते के बीच में क्या बना, पुल बना। और ये जो पुल यानी कि ब्रिज है ये दोनों को जोड़ रहा है। तो यहां जो बना इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्या बना, क्रॉस ब्रिज। तो प्रोसेस को आप कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बोलो क्या कहेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब एटीपी से जो एनर्जी निकली थी उससे एक तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, दूसरा यहां जो शॉर्ट आर्म है ना, शॉर्ट आर्म की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। यानी कि इनकी स्ट्रक्चर बदलती है और स्ट्रक्चर के बदलने की वजह से अब जो शॉर्ट आर्म है ये शॉर्ट आर्म अब कुछ ऐसी हो जाएगी। ये शॉर्ट आर्म हो गई ऐसे करके, यानी कि पहले के कंपैरिजन में पहले ऐसी थी, अब ये घूम करके ऐसे आ गई। पहले ये पोजीशन, अब घूम करके कहा आई, इधर। और क्योंकि ये जुड़ा हुआ है थिन फिलामेंट से तो इसलिए थिन फिलामेंट को भी अपने साथ खींचेगा। जब ये थिन फिलामेंट को अपने साथ खींचेगा तो इसकी वजह से अब आप देखिए जो थिन फिलामेंट है इस थिन फिलामेंट की नई पोजीशन अब कुछ ये हो जाएगी। यानी कि जो जेड लाइन है वो अब पहले के कंपैरिजन में सेंटर की तरफ आई। जेड लाइन पहले के कंपैरिजन में सेंटर की तरफ आई। यहां पर अब क्या करो, वापस से आप एक मिरर रखिए और यहां देखिए ऐसा ही चेंज इधर भी आ रहा होगा।
इसकी वजह से दोनों तरफ से जेड लाइन पास में आ रही है। अगर दोनों जेड लाइन पास में आ रही है तो इनके बीच की दूरी घट रही है कि बढ़ रही है? अगर दूरी घट रही है तो सार्कोमियर छोटा हुआ कि लंबा? सार्कोमियर क्या हो गया? छोटा। और समझिएगा, पहले यहां देखो आई बैंड इतना था, अब आई बैंड कितना रह गया? कम। पहले के कंपैरिजन में आई बैंड क्या रहा? कम। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्लाइडिंग या रोटेशन। इस टाइम पर भी अभी यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है। अभी भी इसके हेड में क्या है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जैसे ये स्लाइडिंग या रोटेशन हुई, तो स्लाइडिंग या रोटेशन होने के बाद अब यहां से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलता है, और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बाहर निकलने की वजह से फर्दर स्लाइडिंग या रोटेशन अब बंद हो जाता है। यानी कि अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां जाने वाला है? बाहर। जब ये बाहर जाएगा तो इसके बाहर जाने से क्या होगा कि अब यहां फर्दर स्लाइडिंग क्या हो गई? बंद। यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहां देखो हमने कहां दिखाया, कहां गया? बाहर। जैसे ही बाहर गया तो फर्दर स्लाइडिंग या रोटेशन बंद हो गया। अब इसके बाद एक नया एटीपी आकर के यहां बाइंड करता है। अब देखो, जैसे ही नया एटीपी आकर के बाइंड करेगा, तो नए एटीपी के आकर के बाइंड करते ही जो एक्टिन और मायोसिन है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट। जब ये सेपरेट हुए तो अब यहां पे आपने कहा कि ये ऐसे करके हो गया, यहां पर ये हमारी जेड लाइन हो गई। ये कहानी कब हुई? जब यहां पर एक नए एटीपी ने आकर के बाइंड किया। तो इसके हेड में आकर के बाइंड किसने किया? एक नए एटीपी ने। जब नया एटीपी ने आकर के बाइंड किया तो अब यहां से यही कहानी फिर दोबारा ऐसे ऑपरेट होने लगेगी। यही कहानी फिर दोबारा ऐसे ऑपरेट होने लगेगी। जब अगर ऑपरेट होगी तो इसकी वजह से समझिएगा, पहले बच्चे देखो बाइंडिंग कहां हुई थी? थिन फिलामेंट पे, यहां पे। अब थिन फिलामेंट पे बाइंडिंग कहां होगी? यहां। इसकी वजह से क्या होगा? थिन फिलामेंट अब और अंदर की तरफ जाएगा। जब और अंदर की तरफ जाएगा तो इसकी वजह से सार्कोमियर में कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा होगा। समझते हैं कहानी को? पतंग उड़ाई है। पतंग उड़ाने में अपने को मान लो अगर जो है पतंग लड़ानी है और पतंग खींचनी है, ठीक, चुंगम नहीं खानी, पतंग खींचनी है। तो जब अगर अपने को पतंग खींचनी है तो क्या हम एक हाथ का प्रयोग करेंगे या दोनों? अब आप देखो, आपके पास एक मायोसिन पे हमने कहा था कि लगभग 300 मीरो मायोसिन, मतलब 300 हेड हो गए। हेड आपके पास कितने हो गए? 300। अब देखिए, ये एक मायोसिन हेड है, ये दूसरा मायोसिन हेड है, और जो पतंग का धागा है वो धागा अपना क्या है? एक्टिन फिलामेंट। अभी यहां पे हाथ ऐसे है, इसका मतलब है इसके अंदर एटीपी है। बोलो क्या है? अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं तो क्या मैं पतंग खींच सकता हूं? नहीं। तो पहले क्या किया? इससे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से अब क्या किया? धागे को पकड़ा। जब पकड़ा तो बोलो क्रॉस ब्रिज बना के नहीं? अभी बोलो क्या है इसमें? क्या मौजूद है? एटीपी। ये क्या है? मायोसिन हेड। अभी इसमें एटीपी है। अब आपने क्या किया? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस होते ही क्या बना? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनने के अलावा क्या होगा? स्लाइडिंग या रोटेशन। तो अपन ने क्या किया? धागा पकड़ा और पकड़ के यहां तक खींचा। अब भाई एक बार इतना खींचने में तो ऐसा है नहीं अपना काम चल जाएगा, ये काम अपने को बार बार रिपीट करना है ना। अब देखो यहां पे क्या हुआ? पहले क्या है? एटीपी। अब क्या बचा? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके अंदर है कि बाहर निकल गया? अंदर है। प्रोसेस को आपने क्या कहा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्या हुआ? स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ। अब इसके अंदर क्या मौजूद है? एटीपी। इसके एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस हुआ तो अब इसने जाकर के क्या किया? क्रॉस ब्रिज बनाया। जब इसने क्रॉस ब्रिज बना लिया तो मीनवाइल अब यहां पे इसके अंदर क्या हुआ? नया एटीपी आया। नया एटीपी आती है, अब ये हाथ एकदम फ्री। इधर क्या हुआ? इसमें एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से क्रॉस ब्रिज तो बन ही गया था,
साथ में स्लाइडिंग या रोटेशन भी होने वाला है। स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ, यहां तक आ गया। अब इसका क्या था, एटीपी टूटा, क्रॉस ब्रिज बना। इधर इसके अंदर एक नया एटीपी आया। पहले एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला, जिसकी वजह से स्लाइडिंग या रोटेशन क्या हो गई, बंद। अब बंद होने के बाद नया एटीपी आया। नए एटीपी के आते ही अब ये क्या हो गया, फ्री। जैसे ही ये फ्री हुआ, तो अब इसके फ्री होते ही तब तक इसके अंदर क्या होगा, स्लाइडिंग या रोटेशन। फिर वापस से अब आप मुझे बताते जाएंगे कहां क्या क्या हो रहा है। अभी पहले इस वाले मायोसिन हेड के अंदर क्या है, क्या क्रॉस ब्रिज बना है। अब इसके अंदर एटीपी का क्या करें, क्या बनने वाला है, इसकी वजह से अब क्या बना, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहा, स्लाइडिंग या रोटेशन। मीनवाइल इधर ये दूसरा जो मायोसिन हेड था, दूसरे मायोसिन हेड के अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या बचा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसे सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए अब इसके अंदर कौन लाके जोड़ो, एटीपी। जब एटीपी जुड़ेगा तो अब एटीपी के जुड़ने पे क्रॉस ब्रिज क्या होगा, टूट जाएगा। तब तक इसके अंदर क्या हुआ, स्लाइडिंग या रोटेशन। एक बार 1 मिनट में अपने दिमाग पे खुद करके देखो कैसे क्या क्या हो रहा है। क्या ओ हो, अभी सब टाइम तो बचा है, पूरा 1 घंटा अभी तो बचा है। आप थोड़ा जल्दी आ गए। क्या सारे बालकों को बात समझ में आई, ठीक। अब जरा देखो हमने यहाँ पे क्या क्या बात करी, उसको जरा अपन एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात करी। अब जरा देखें तो सबसे पहले वाले के अंदर आप बताएंगे, यहां पे हमने क्या कहा कि मायोसिन हेड में क्या मौजूद है, तो मायोसिन हेड हैज एटीपी। मायोसिन हेड के अंदर अगर एटीपी है तो एटीपी होने पर क्या क्रॉस ब्रिज बनता है, नहीं। अब यहां पे क्या हुआ कि जो एटीपी था, इस एटीपी को तोड़ा किसने बेटा, मायोसिन एटीपेज। और मायोसिन एटीपेज इस एटीपी को तोड़ करके कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो यहां पर ये टूटा, तो टूटने के साथ क्या निकला, एनर्जी। यहां जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी की वजह से फॉर्मेशन किसका हुआ, क्रॉस ब्रिज का। तो आपने कहा कि अब यहां पर फॉर्मेशन किसका हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने कहा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़े। इधर ध्यान दो, इधर। लाला क्या कर रहा है तू, कभी चुंगम खाता है कभी बात करने लगता है। पढ़ना नहीं है, खुद भी पढ़ो दूसरों को भी पढ़ने दो। हमने यहाँ पे कहा कि जो एटीपी था, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, क्या बना, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो बना, इसकी वजह से रिलीज क्या हुआ, एनर्जी। एनर्जी की वजह से क्या बना, क्रॉस ब्रिज। अब ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन यहां पर हुआ, इसके बाद मायोसिन जाके किससे जुड़ा, एक्टिन से। अब इसके बाद अगला काम यहां पे क्या हुआ, स्लाइडिंग या रोटेशन। तो अगला काम क्या होना है, स्लाइडिंग या रोटेशन यहां पर हुआ। स्लाइडिंग या रोटेशन जब हुआ, तो इस स्लाइडिंग या रोटेशन में क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। देखो यहां पे अपन समझते हैं कि स्लाइडिंग या रोटेशन के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। सो अबाउट स्लाइडिंग और रोटेशन। तो स्लाइडिंग या रोटेशन में अपने को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि क्या यहां पे लेंथ ऑफ फिलामेंट बदलेगा या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। लेंथ ऑफ थिक या थिन फिलामेंट चेंज होगा कि नहीं, तो लेंथ ऑफ फिलामेंट क्या रहेगा, अनचेंज्ड। तो लेंथ ऑफ फिलामेंट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगला बताएंगे, लेंथ ऑफ ए बैंड कम ज्यादा या नो चेंज, तो लेंथ ऑफ ए बैंड क्या रहेगा, सेम। इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, समझिएगा। ए बैंड किसकी लंबाई थी, तो ए बैंड थिक फिलामेंट की लंबाई है।
और ऊपर आप कह चुके हैं कि लेंथ ऑफ फिलामेंट बदलता नहीं है। फिर आपने कहा कि अगला देखिए लेंथ ऑफ आई बैंड चेंज होगा ना, कम हुआ ज्यादा, तो लेंथ ऑफ आई बैंड क्या हो गया, कम। फिर अगला देखिए, अगर आप बात करें लेंथ ऑफ सार्कोमियर, ये कम ज्यादा क्या हुआ, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हुआ, कम। तो आपने कहा फिर अगला आता है लेंथ ऑफ एच जोन, तो लेंथ ऑफ एच जोन क्या होगा, कम या ज्यादा, तो अपन ने कहा कि एच जोन इसके अंदर क्या हो जाता है, कम। यानी कि सिंपल सी बात ध्यान रखना, मसल कॉन्ट्रेक्शन में सब कुछ कम हो जाता है, लेंथ ऑफ फिलामेंट और ए बैंड सेम रहता है। बोलो क्या याद रखना है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में सब कुछ कम हो जाता है, केवल ए बैंड और लेंथ ऑफ फिलामेंट क्या रहता है, सेम। बोलो सेम कौन रहेगा, ए बैंड और लेंथ ऑफ फिलामेंट। बाकी सब क्या हो गया, बाकी सब क्या हुआ, कम। लेंथ ऑफ फिलामेंट सेम या कम, लेंथ ऑफ सार्कोमियर, लेंथ ऑफ आई बैंड, लेंथ ऑफ ए बैंड, लेंथ ऑफ एच जोन। अब यहां देखते जाएंगे, आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहां पर आपको दिखेगा, देखो इधर बेटा आई बैंड इतना था, यहां आई बैंड कम रह गया, यहां आई बैंड ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया, लगभग डिसअपियर। फिर आप देखिए एच जोन की लंबाई यहां, सॉरी ए बैंड यहां इतना बड़ा, यहां भी इतना बड़ा, और यहां भी ए बैंड इतना ही रहा, तो क्या ए बैंड की लंबाई बदली, नहीं। सार्कोमियर पहले आपका इतना लंबा था, अब ये सार्कोमियर इतना रहा, अब सार्कोमियर इतना हो गया, तो सार्कोमियर की लंबाई क्या हुई, कम। एच जोन पहले यहां पे इतना था, फिर इतना रहा, और यहां जाकर के डिसअपियर हो गया, तो यानी कि फाइनली मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर कौन हो जाता है, एच जोन। मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर कौन हो जाएगा, एच जोन टोटली डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि समझिएगा क्या था एच जोन, तो आपने कहा था कि रिलैक्स्ड कंडीशन में मायोसिन के जो किनारे हैं वो किनारे ओवरलैप थे थिन फिलामेंट से। अब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन में पूरा जो मायोसिन है, नाउ इट इज ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। जब अगर पूरा मायोसिन ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, तो एच जोन बोलो गायब हुआ कि नहीं, एच जोन क्या हो गया, गायब। तो हमने यहां पे कहा एच जोन की लंबाई कम होती है, और फाइनली एच जोन क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, फिर वापस से आते हैं। आपने कहा कि स्लाइडिंग या रोटेशन में क्या क्या चेंजेस आए, वो अपन ने बात की। यहां पर अब अगले डायग्राम के अंदर हमने कहा कि जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये चला जाता है, सो इट मूव्स आउट ऑफ मायोसिन हेड। अब ये कहां चला गया बेटा, मायोसिन हेड से बाहर। जैसे ही ये मायोसिन हेड से बाहर जाएगा, तो इसके बाहर जाते ही फर्दर स्लाइडिंग होती रहेगी या बंद हो जाएगी, तो फर्दर स्लाइडिंग क्या हुआ, स्टॉप। तो आपने कहा कि फर्दर स्लाइडिंग यहां पर क्या हुआ, स्टॉप हुई। अब आपने कहा अगले डायग्राम में कि एक नया एटीपी आकर के बाइंड करता है, कहां पर, मायोसिन हेड से। तो नए एटीपी ने आकर के बाइंड कहां किया बेटा, मायोसिन हेड पर। नए एटीपी के बाइंड करने की वजह से अब यहां पर क्या होने वाला है, तो आपने कहा कि जो क्रॉस ब्रिज है ये बना रहेगा या टूट जाएगा, तो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अपन ने कहा कि क्रॉस ब्रिज अब यहां पर टूट जाता है, और फिर वापस से यही कहानी फिर से रिपीट हो जाती है। जब यही कहानी बार बार चलती रहेगी, तो आप जरा बात को समझिएगा। यहां देखो, पहली बार क्रॉस ब्रिज बना और बनने के बाद स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ, तो यहां से इतना कॉन्ट्रेक्शन हुआ, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा होगा, टूटने के बाद फिर वापस से स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ, तो कॉन्ट्रेक्शन इतना हुआ। यानी कि क्या ये क्रॉस ब्रिज का बनना और टूटना असल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान केवल एक बार होता है या कई बार, तो यही कहानी कई बार होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन हो पाता है। क्या अपने को इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कंफ्यूजन,
अब जरा देखिए एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं अपन इस वाले डायग्राम से। यहाँ देखो, अभी हेड के अंदर आपको 3 ट्राइंगल दिखाए, 3 ट्राइंगल का मतलब है एटीपी। तो यहां पर क्या अभी मायोसिन हेड जाकर के एक्टिन के साथ जुड़ा है? नहीं, अभी ये एक्टिन के साथ जुड़ा नहीं है। अब यहां पे क्या दिखाया? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसका मतलब है अब यहां जाकर के एटीपी का क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से काम कितने होते हैं? 2। पहला काम क्या होता है? क्रॉस ब्रिज बनता है। पहला काम क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज बना। तो क्रॉस ब्रिज किसकी वजह से बना? जब यहां पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो फॉर्मेशन किसका हुआ? क्रॉस ब्रिज का। दूसरा काम यहां पे क्या होता है? स्लाइडिंग या रोटेशन होगा। इस स्लाइडिंग या रोटेशन में क्या होगा कि यहां पर आप देखो, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी जो पोजीशन है वो ये हो गई। जैसे ही स्लाइडिंग या रोटेशन हो जाएगा तो होने के बाद अब फॉस्फेट और एडीपी कहां गया? बाहर। फॉस्फेट और एडीपी कहां चला गया? बाहर। जब ये बाहर जाएगा तो इसके बाहर जाने की वजह से फर्दर स्लाइडिंग बंद हुई। इसके बाद अब एक नया एटीपी आकर के बाइंड करता है। जब नए एटीपी ने बाइंड किया तो अब क्रॉस ब्रिज क्या होगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर वापस से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस होने पर क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद स्लाइडिंग या रोटेशन होता है। तो बोलो, पहले क्या होता है? स्लाइडिंग या रोटेशन या फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन? पहले फॉर्मेशन किसका होगा? क्रॉस ब्रिज का। उसके बाद होता है स्लाइडिंग या रोटेशन। तो इतनी कहानी में अब अपने को किसी बालक को कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? यहां पे एरो इसलिए दिखाया है क्योंकि स्लाइडिंग या रोटेशन में क्या होगा कि ये यहां से इधर की तरफ मुड़ रहा है। ये जो एरो दिखाया है, ये एरो दिखाया है कि जो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब निकला बाहर। अपन ने वहां भी डायग्राम में दिखाया था ना कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गया, इसलिए। कहीं कंफ्यूजन? चलो फटाफट। क्या? यस सर। क्यों? ये यहाँ पे क्या किनारे पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा? वो हम तब कहते हैं ना जबकि अगर जो है क्या हो, एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन में हो। जब कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में आएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो आई बैंड है, ध्यान से देखना, जो आई बैंड बचा आपके पास वो इतना बचा ना, ये वाला पार्ट, ये इतना बचा बस आपके पास आई बैंड। अब भी तो है ना कि हाफ आई बैंड इधर, हाफ आई बैंड इधर, और ए बैंड इतना। अब आई बैंड जो है अगर इसकी लंबाई कम ना हो तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी कैसे? मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो हाफ आई बैंड है उसका कम होना जरूरी है ना। जब कम होगा तभी कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्या? हाँ। हाँ। नहीं, नेट मूवमेंट जीरो नहीं होगा। इसको आप ऐसे लो कि ये कम्युलेटिव इफेक्ट है। इस कम्युलेटिव इफेक्ट की वजह से मसल दोनों साइड से छोटी होना शुरू होगी। मसल क्या होगा? दोनों साइड से छोटी होना शुरू होगी। जैसे हारमोनियम बजाए कभी? हारमोनियम देखा है? हारमोनियम में जब जो फ्लैप होता है उसको अपन प्रेस करते हैं तो उसमें छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन थोड़ा थोड़ा छोटा होता है, पर जो फाइनल प्ले है वो ज्यादा होता है। तो ऐसी सार्कोमियर की कहानी है। हर कॉन्ट्रेक्शन में हमेशा छोटी होती है। हमारी बॉडी में बेटा जो मसल्स हैं, ये इनमें से कई सारी मसल एंटागोनिस्टिकली अरेंज है। यानी कि एक मसल है, उसके अपोजिट साइड में दूसरी मसल मौजूद है। तो जब आपको लग रहा है कि एक मसल लंबी हो रही है तो वो लंबी इसलिए हो पा रही है क्योंकि दूसरी मसल छोटी हो रही है। हाथ ऐसे करो, सीधा, एकदम पीछे की तरफ ले जाओ, बॉटल मत गिराना। ठीक, पीछे की तरफ ले जाओ। क्या आपको अपने कंधे पे पीछे की तरफ फोर्स फील हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। मतलब ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब ये वाली मसल एक्सटेंड की।
तो इस वाली मसल में एक्सटेंसिबिलिटी इस वजह से आई क्योंकि इसने कॉन्ट्रेक्शन किया। क्या बेटा? नहीं, अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि एम लाइन मूव नहीं करती, क्योंकि पूरी मसल जब अगर छोटी होगी तो एम लाइन की पोजीशन भी चेंज होगी। तो ना एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ कहा है ना अपन ऐसा कुछ कहेंगे। ठीक। अब इसमें से अगर कुछ लिखना है तो फटाफट लिखो, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। आगे। एक मिनट शांत रहो। हाँ। हाँ, आई बैंड बेटा पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो साइड में आपको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस तो दिख रहा है ना। डायग्राम में देखो, साइड में देखो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है कि नहीं? है ना? कहां दिख रहा है? ये इधर थिन फिलामेंट इस वाले थिन फिलामेंट को ओवरलैप कर गया, तो बीच में कहां बचा कुछ? क्या बेटा? एच जोन हमने क्या कहा कि जब अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन, ध्यान से, मैंने अभी बात करने को नहीं कहा है, जब अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पर एच जोन डिसअपियर होगी। अगर आप इस वाले डायग्राम में बात करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में एच जोन छोटी हुई है, पर एच जोन डिसअपियर नहीं हुआ। हाँ। क्या बेटा? इसमें, इनमें सबसे पहले अपन जैसे मान सकते हैं ये वाला स्टेप कि अभी इसके अंदर एटीपी मौजूद है और अभी बाइंडिंग नहीं हुई, यहां से कहानी शुरू हो। हम्म? यहाँ पे इसके बाद ये आएगा ना, पूरा साइकिल चल रहा है ना, साइकिल के बाद ये आएगा। पर साइकिल आपको कहीं से समझने के लिए शुरू करना है, तो शुरू आप यहां से करेंगे। आगे बढ़े। हाइड्रोलाइसिस यहां आकर के, हाँ, यहां पे आकर के हाइड्रोलाइसिस हुआ। इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्रॉस ब्रिज यहां बना। यानी कि यहां पे देखो, इस वाले डायग्राम में दिखा है ना कि एक फॉस्फेट अलग निकला, तो इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बना और फिर ये स्लाइडिंग या रोटेशन हुआ। एक, अपन एटीपी ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि एक काउंट करेगा तो कितना लगेगा। तो अपन नॉर्मली अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक मीरोमाइसिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 2 एटीपी लगेंगे, क्योंकि 2 हेड इसके पास है, तो 2 एटीपी लगे। ठीक। देखिए, अब आगे, बस अब बात करना बंद और अब फिर से ध्यान देना। देखो, अब बात आती है कि बेटा एक बार तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ठीक। एक बार मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो अब होने के बाद अब मसल को कहां जाना है? रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन के लिए आ जाओ पेज नंबर 307 पे। पेज नंबर 307, पेज नंबर 307 पे आप पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि अब क्या होगा। देखो, जो सीएनएस था, सीएनएस से अब जो मोटर सिग्नल आ रहा था, ध्यान देना, मोटर सिग्नल क्या हो जाएगा? स्टॉप। जब मोटर सिग्नल स्टॉप हुआ, देन देयर विल बी रीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। अभी बेटा सार्कोलेमा पहले किसमें था? डीपोल के अंदर। अब सार्कोलेमा किसमें चला गया? रीपोल में। जैसे ही सार्कोलेमा रीपोल में जाएगा, तो सार्कोलेमा के रीपोल में जाते ही रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो जाएगा? अब स्टॉप। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम अब क्या हुआ? बंद हो गया। जैसे ही रिलीज ऑफ कैल्शियम बंद हुआ, तो अब इसके बंद होते ही यहां पर हम कहेंगे कि कैल्शियम इज पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम को क्या किया? वापस से पंप किया किसमें? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दें, एनसीईआरटी यहां सिस्टर्नी वर्ड यूज करती है, ध्यान से देखो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिखा, क्या लिखा? सिस्टर्नी। अपन ने सेल बायो पढ़ी, हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी होते हैं।
तो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी कहा जाए या फिर रेटिकुलम, दोनों बातों का मतलब एक है। तो कैल्शियम को पंप कहां किया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब ध्यान देना, हमने क्यों पढ़ा था कि चैनल और पंप मौजूद होते हैं? क्योंकि हमें इस वाली लाइन को समझना था जहां एनसीईआरटी ने कहा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम को क्या किया जा रहा है? पंप। इसका मतलब है कैल्शियम जब रेटिकुलम से बाहर आता है तो प्रोसेस एक्टिव या पैसिव, और जब अंदर जाएगा तो एक्टिव। इसीलिए आपने कहा कि कैल्शियम इज पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही कैल्शियम को पंप किया तो अब यहां क्या होगा कि कैल्शियम लेवल इन सार्कोप्लाज्म, बोलो, घट जाएगा कि बढ़ेगा? सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल क्या होगा? कम। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल जैसे ही कम हुआ तो इसके कम होते ही अब यहां पर अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क करेगा एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। मास्क किसे कर लेगा बेटा? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। तो हमने कहा कि सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन अब यहां मास्क कर देता है, यानी कि ढक देता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन अगर ढका तो इसके ढकते ही अब यहां पर मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स। तो अपन ने कहा कि अब मसल किस में चली गई? रिलैक्सेशन में। तो बताएं, मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव है कि पैसिव? मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव हुआ कि पैसिव? क्यों एक्टिव है? क्योंकि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए आपको एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव या पैसिव? व्हाई इट इज एक्टिव? बिकॉज एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसा हुआ? एक्टिव कि पैसिव? क्यों एक्टिव है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। वहीं पर रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज एक्टिव और पैसिव। कैसा है? एक्टिव। ध्यान दो, मसल को रिलैक्स कराने के लिए आपको कैल्शियम को पंप करना पड़ता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब तक अगर पंपिंग नहीं करेंगे तब तक मसल रिलैक्स नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है कि मसल रिलैक्सेशन इज ऑल्सो एक्टिव। रिलैक्सेशन एक्टिव क्यों है? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को आप क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस कैसी होंगी? एक्टिव। तो देखिए, आपने कहा कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन बोथ आर एक्टिव। तो दोनों प्रोसेसेस में आपको अगर देखते हैं तो ये दोनों ही प्रोसेस एक्टिव हैं। दोनों प्रोसेस में आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता यहां पर आपको पड़ती है। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? अब एक कोरिलेशन सुनो। अगर आप याद करें तो जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो हमने कहा था कि इनहेलेशन एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। इनहेलेशन को क्या कहा था? एक्टिव। जबकि एक्सेलेशन को क्या कहा था? पैसिव। उस टाइम पे हमने कहा था कि इनहेलेशन में ईआईसीएम और डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि एक्सेलेशन में ईआईसीएम और डायफ्राम मसल रिलैक्स करती हैं। यानी कि अगर आप केवल मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में ब्रीदिंग चैप्टर में जब बात करेंगे, अगर क्वेश्चन उसके रेफरेंस में बात कर रहा है तो आप कहेंगे कि इनहेलेशन एक्टिव है क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जबकि एक्सेलेशन पैसिव है क्योंकि मसल रिलैक्सेशन हुआ। वहीं पर अगर ये स्टेटमेंट या क्वेश्चन मसल से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसा है? एक्टिव। और रिलैक्सेशन भी एक्टिव है। कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव है क्योंकि मसल को जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करना है तो एटीपी की आवश्यकता है। रिलैक्सेशन एक्टिव है क्योंकि यहां पर जब रिलैक्सेशन करना है तो कैल्शियम को पंप करना पड़ेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दैट्स व्हाई रिलैक्सेशन इज आल्सो एक्टिव। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर कहा जाता है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल तो फिर ये एक्टिव है, क्योंकि तब क्वेश्चन अब आपसे मसल के बारे में जानना चाहता है, ब्रीदिंग नहीं पूछ रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो एक्सेलेशन है वो एक्टिव है या पैसिव, तो हम कहेंगे एक्सेलेशन पैसिव।
तो जो एनसीईआरटी कहती है हम वही मानेंगे। हम एनसीईआरटी के परम भक्त हैं, जो एनसीईआरटी ने कहा हम सिर्फ उसे समझते हैं, हम एनसीईआरटी को नहीं समझाते। एनसीईआरटी ने जो कहा उसे ही याद रखना है कहां पे क्या क्या कहा है। अब यहां पे अपन ने कहा, इतनी बात क्लियर। अब देखो बेटा, अपने पास जो स्केलेटल मसल है, वो स्केलेटल मसल हमारे अंदर पाई जाती है दो टाइप की। कितने टाइप की स्केलेटल मसल होती हैं? दो। पहले टाइप की स्केलेटल मसल जिन्हें कहा जाता है रेड मसल फाइबर, पहले वाले को क्या बोलते हैं? रेड मसल फाइबर कहा जाता है। और वहीं पर दूसरे हैं जिन्हें कहा जाता है व्हाइट मसल फाइबर। तो कितने हो गए? दो। पहला रेड और दूसरा व्हाइट। तो आपने कहा पहला रेड मसल फाइबर है और दूसरा व्हाइट मसल फाइबर। देखिए, अगर व्हाइट है तो ऑब्वियस सी बात है किसी पिगमेंट की आवश्यकता नहीं है। भाई व्हाइट तो बाय डिफॉल्ट कलर होता ही होता है। अगर कोई कलर लाना है तब आपको पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां जो रेड कलर है वो है एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट की वजह से। और ये जो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है इसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट का नाम क्या बेटा? मायोग्लोबिन। तो हमने कहा कि यहां पर मायोग्लोबिन क्या रहेगा? प्रेजेंट। तो मायोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। यहां पे हमने कहा कि व्हाइट के अंदर ये मायोग्लोबिन क्या होगा? एब्सेंट। तो कलर किसकी वजह से आया? मायोग्लोबिन। ध्यान दें, जैसे हमारे अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद था, वैसे ही मसल में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। ब्लड में कौन? ब्लड में। और मसल में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जबकि एक मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? चार। एक मायोग्लोबिन ने कितने से बाइंड किया? एक। फिर यहां पर अब देखिए, जैसे ही बात अगर बेटा ऑक्सीजन की आई कि इसके पास ऑक्सीजन स्टोर्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मसल फाइबर है ये एरोबिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एरोबिक। एरोबिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा? एरोबिक। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या आपको कोई सेल ऑर्गेनल याद आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा। वहीं पर इसके पास आपने कहा ऑक्सीजन कम है। जब अगर ऑक्सीजन कम है तो यहां पर क्या होना चाहिए? एनएरोबिक। क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मसल कैसी है? एनएरोबिक। और यहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या रहेगा? कम। अब देखो, अगर बेटा ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनता है? CO2 और वाटर। ग्लूकोज का एरोबिकली रेस्पिरेशन किया जाए तो क्या बनेगा? CO2 और वाटर बनेगा। वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करें तो कौन बनेगा? लैक्टिक एसिड। कौन बनेगा? लैक्टिक एसिड। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो कौन बना? CO2 और वाटर। एनारोबिक हुआ तो कौन बना? लैक्टिक एसिड। बोलो ज्यादा लैक्टिक एसिड किसमें बनेगा? रेड की वाइट। जिसके पास लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा उसमें थकान जल्दी आएगी कि देर में? जल्दी। तो अपन ने कहा कि यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्योंकि ज्यादा है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के ज्यादा होने की वजह से यहां पर फैटीग भी आ जाएगा जल्दी। तो फैटीग अपन ने कहा कि इसमें आता है जल्दी। इधर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कम होगा तो इसकी वजह से यहां फैटीग भी जल्दी नहीं आएगा। तो अपन ने कहा कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बहुत कम होगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसलिए यहां पर फैटीग होगा डिलेड। इसके अंदर फैटीग आएगा पर यह फैटीग का आना कैसा रहेगा? डिलेड होगा। यानी कि फैटीग इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी में जिन मसल्स को लंबे समय तक काम करना हो उन्हें रेड होना चाहिए कि वाइट? रेड मसल। और जिन मसल्स को बहुत लंबे समय तक काम ना करना हो उन्हें कैसा होना चाहिए? वाइट। जिनको लंबे समय तक काम करना है वो रेड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारी पीठ यानी कि हमारी बैक में जो मसल्स पाई जाती हैं, तो हमारी बैक की मसल्स को सबसे ज्यादा लंबा काम करना होता है अमंग द स्केलेटल।
आप समझिए, जब भी अगर आप सीधे बैठे, एक बार सीधे बैठो, एकदम सीधे बिना कोई सहारा लिए, ठीक। जब आप सीधे बैठे हैं तब आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन करना किसका काम है? आपकी बैक मसल्स का। और क्या बिना सहारा लिए अपन आराम से आधा एक घंटा तो बैठ सकते हैं ना? तो आज की पूरी क्लास में सीधे बैठे रहना, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रहती है, बढ़िया। आपका जो है ब्रेन के पास ब्लड भी ज्यादा पहुंचेगा, आपको फायदा होगा। तो अपन ने कहा कि बैक में मसल्स कौन सी होनी चाहिए? रेड। वहीं पर आप देखो आईलिड्स के बारे में, तो आईलिड्स को बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करना होता, बीच बीच में आईलिड की मसल्स को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। आईलिड क्लोज हुई, फिर वापस से ओपन हुई, फिर क्लोज हुई, फिर वापस से ओपन हुई। तो यहाँ पे कौन से होने चाहिए? वाइट फाइबर। एक माइग्रेटरी बर्ड की बात करते हैं जिसको सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना है माइग्रेशन करके, उसमें फ्लाइट मसल कैसी होनी चाहिए? रेड। वहीं पर आप अगर बात करते हैं स्पैरो जैसे बर्ड के बारे में, सीधे भी नहीं बैठ पा रहे हो, सीधे बैठो। तो अपन अगर बात करें कि स्पैरो जैसे बर्ड के बारे में, जो यहां से उड़ी वहां, वहां से वहां, तो उसके अंदर कौन सा होना चाहिए? वाइट मसल फाइबर पाए जाने चाहिए। एक 100 मीटर रनिंग करने वाला पर्सन है, उसमें रेड होगा कि वाइट? 100 मीटर वाले में वाइट। वहीं एक मैराथन रनर है, मैराथन रनर में कौन? रेड। हमारे अंदर रेड और व्हाइट मसल का इंटर कन्वर्जन होता है। जब आप कोई मसल्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो ये जनरली कन्वर्ट हो जाती है व्हाइट मसल फाइबर में। अगर लंबे समय तक यूज करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड मसल फाइबर। तो अब यहां पर अगली बात आती है, देखो यहां रेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ज्यादा, तो इसने अपनी जगह घेरी होगी। इसके पास मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ने भी अपनी जगह घेरी होगी। भाई सेल तो इतनी बड़ी है, अब सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन ने अपनी जगह घेर ली तो किसी न किसी को तो कंप्रोमाइज करना होगा, तभी सेल उतनी बड़ी बनी रहेगी। तो इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहेगी? कम डेवलप्ड होगी। तो अपन ने कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास क्या रहेगी बेटा? लेस डेवलप्ड होती है। तो हमने कहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस डेवलप्ड। वहीं पर इधर आपने कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर डेवलप्ड। अब देखो, जिसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप्ड है उसको बेटा अगर आप बात करें तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है कि कम? तो आपने कहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे मोर डेवलप्ड है, तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अगर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो आपने जैसे ही सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कौन कर जाएगा? व्हाइट की रेड? कौन कॉन्ट्रैक्ट जल्दी करेगा? फिर से सुनिए, आपने कहा इसके पास एसआर ज्यादा, इसके पास कम, इसके पास कैल्शियम ज्यादा, इसके पास कम, दोनों को एक टाइम पर सिग्नल दिया। तो एक टाइम पे सिग्नल देने पर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी जल्दी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी देर में। फिर सुनिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी जल्दी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी देर में। मतलब कि इसका रेस्पॉन्स टाइम है कम और इसका रेस्पॉन्स टाइम है ज्यादा। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब हुआ कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया और इंस्ट्रक्शन के बाद आपने काम किया, तो इंस्ट्रक्शन देने और काम करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे अपन क्या कहेंगे? रेस्पॉन्स टाइम कहा जाएगा। तो रेस्पॉन्स टाइम किसका ज्यादा होगा? रेड का। तो अपन ने कहा इसका रेस्पॉन्स टाइम कंपेटिवली क्या है बेटा? ज्यादा। जबकि यहां पे आपने कहा कि इसका रेस्पॉन्स टाइम क्या रहने वाला है? कम। तो यहां रेस्पॉन्स टाइम कम रहेगा जबकि रेड मसल फाइबर के अंदर ये रेस्पॉन्स टाइम होगा ज्यादा। ये वाला डिफरेंस एक बार देखो, इतनी बात समझ में आई कहीं? हाँ बेटा, रेड में स्लो इसलिए है क्योंकि रेड के पास आपने कहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, तो अगर कम है तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। जब तक कैल्शियम जाकर के थिन फिलामेंट पे बाइंड नहीं कर जाएगा तब तक क्या मसल कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है? नहीं। इसके पास क्या है? कैल्शियम ज्यादा है, तो ज्यादा कैल्शियम पहुंचा सार्कोप्लास्ट में, जल्दी थिन फिलामेंट से बाइंड कर गया तो कॉन्ट्रेक्शन जल्दी हो गया। क्या बेटा? नहीं, हर्ट में रेड,
हार्ट में जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल रेड मसल फाइबर होती है, उसके पास अपन ने कहा था ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसको आप देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम कम लगता है, या उसको कॉन्ट्रेक्शन कम टाइम करना है, रिलैक्सेशन ज्यादा टाइम करना है। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही ऐसे नोड से सिग्नल गया, तो सिग्नल के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने में वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखिए क्या आप, हाँ क्या बेटा, हमने कहा कि दोनों मसल फाइबर में जो सेल्स हैं, द सेल्स हैव द सेम वॉल्यूम। एक तरफ क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा, मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। जो प्लेस ऑक्यूपाई किया तो अब सेल में किसी न किसी को कंप्रोमाइज करना होगा, तो कंप्रोमाइज कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसका अमाउंट यहां पे कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं बेटा डिसऑर्डर्स के बारे में, लिखना है इसमें से। मायोग्लोबिन अपन कहते हैं कि बहुत कम या एब्सेंट, बहुत कम या एब्सेंट, इसमें से लिखना है कुछ। दोनों चीजों की वजह से होता है। कैपिलरी वाली जो सप्लाई है, यानी कि ब्लड सप्लाई, वो भी रेड मसल फाइबर को ज्यादा मिलती है, व्हाइट को कंपेटिबली कम मिलती है। तो जो कलर है वो ब्लड की वजह से भी होगा और मायोग्लोबिन की वजह से भी होगा। इंटर कन्वर्टेबल में क्या होगा कि जब अगर मायोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो मायोग्लोबिन कम होने पर पहले के कंपैरिजन में ये कंपेटिबली कैसा हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा ना, तो कलर पहले के कंपैरिजन में लाइट हो जाएगा। कैपिलरी का नंबर उतना ही, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनता है। इसीलिए अपन ने कहा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कम है। तो क्या है कि यहाँ पे जो फैटिग है वो डिलेड है, ऐसा नहीं है फैटिग नहीं होगा। उनकी स्पीड ज्यादा होती है, उनमें रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, तो इसलिए स्पीड ज्यादा। हाँ बेटा। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो हाँ ठीक है, एटीपी कम बनेगा। रेस्पॉन्स टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि मसल कॉन्ट्रेक्शन की शुरुआत में ही आपने कहा था कि एटीपी मायोसिन हेड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, एटीपी मायोसिन हेड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो जो एटीपी ऑलरेडी मौजूद है, अब उस एटीपी को आपको सिर्फ तोड़ना है। जब नया एटीपी बनाना है, तो नया एटीपी बनाने के लिए अब क्या होगा कि जैसे इधर एटीपी टूटेगा, सेल का एटीपी कंज्यूम होगा, कंज्यूम होते होते वो क्या होगा, फैटिक में चली जाएगी, फैटिक में चली जाएगी तो अब उसे रेस्ट मिलेगा। जब रेस्ट मिलेगा उतने टाइम पे कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वहां से, और बाकी एनारोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी फिर बन जाएगा। एथलीट में हाँ रेड मसल फाइबर जनरली ज्यादा होता है। आगे बढ़े, चलिए अब जरा ध्यान देंगे, बात करते हैं अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ मसल। पहले मसल के डिसऑर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बोन के बारे में। देखो सबसे पहला एनसीईआरटी ने लिया माइस्थेनिया ग्रेविस। पहला कौन सा लिया बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पहली बात, डिजीज कैसी है, ऑटो इम्यून। कैसी डिजीज है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब समझिएगा, जब अगर आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटो मतलब क्या हुआ, सेल्फ। अगर बॉडी अपने आप से ही इम्यून होने लगे, यानी कि नॉर्मली होना यह था कि हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनानी थी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी हमें, पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी किससे थी, फॉरेन एंटीजन से। जब अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही एंटीजन से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लगे, तो ये तो अपने आप में गंभीर समस्या है।
तो इसीलिए अपन ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, यहां पर कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनता है इसके अंदर, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज। समझिएगा, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिजीज का होना एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। कोई भी बीमारी हो, क्या किसी भी डिजीज का होना नॉर्मल सिचुएशन है, नहीं। तो यानी कि यहां जो एंटीबॉडी बन रही है वो भी नॉर्मली इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं बनती, इसीलिए इस एंटीबॉडी को आपने क्या कहा है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी। ये जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है, ये बच्चे डिस्ट्रॉय कर देते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को। किसे डिस्ट्रॉय करेंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जो कहां पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर था, उसको डिस्ट्रॉय किसने कर दिया बेटा, एबनॉर्मल एंटीबॉडी ने। अब यहां पे देखो क्या होगा, इसकी वजह से अब क्या आने लगेगा, पहले आएगा फैटीग। पहले क्या आने लगेगा, फैटीग। फैटीग के बाद देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, वीकनेस। और वीकनेस के बाद फिर क्या लिखा है, पैरालिसिस। तीनों चीजों को सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों याद रखना है, मैं लॉजिक बताता हूं, समझना। मान लेते हैं एक पर्सन के बाइसेप मसल में, ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन के बाइसेप यानी कि हाथ की मसल में, यहां मान लो माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ, उसके पूरे बाइसेप मसल में हम मान लेते हैं कि 1000 मसल फाइबर थे। कितने, 1000 मसल फाइबर। और लेट्स से कि हर मसल फाइबर पे 5 रिसेप्टर पाए जा रहे थे, तो पूरी बाइसेप मसल में रिसेप्टर कितने हुए, 5000। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो एंटीबॉडी बनेगी वो एक बार में पूरे 5000 उड़ा देगी, नहीं। पहली बार में क्या हुआ, हम मान लेते हैं 1000 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए। कितने बचे अब रिसेप्टर, 4000। जो 1000 मसल फाइबर थे, इन फाइबर्स में से मैं कहता हूं 10 20 50 तो कुछ ऐसे होंगे जिनके सारे रिसेप्टर चले गए होंगे। जितने सारे रिसेप्टर चले गए होंगे, तो मान लेते हैं उनका नंबर अगर 50 ही है, तो उस केस में पहले जो काम करने के लिए आपके पास 1000 फाइबर थे, अब उसी काम के लिए कितने बचे, 950। अब कितने बचे, 950। तो इसका मतलब है कि अब थकान पहले जितनी देर में आएगी या उससे जल्दी, थकान उससे क्या होगा, जल्दी आने लगेगी। पर ये थकान आएगी कब, जब काम करेंगे तब ना। जब काम करेंगे तब थकान आएगी, पर नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में जल्दी। अब मानते हैं 4000 रिसेप्टर बचे थे, अब मान लो इसमें से 2000 और गायब। अब 2000 गायब हुए, रिसेप्टर कितने बचे, 2000। जो ये 2000 रिसेप्टर हैं, अब हमने कहा जो 3000 रिसेप्टर यहां से गायब हुए, उसके गायब होने की वजह से अपन मानते हैं कि सब 500 मसल फाइबर थे जिनके सारे रिसेप्टर गायब हो गए। अब पर्सन के पास वैसे जो है मसल फाइबर कितने थे, 1000। अब कितने बचे फंक्शनल, 500। जब अगर 500 बचे, तो उस केस में हमेशा उसे कमजोरी फील होगी कि नहीं। पहले क्या हुआ, अगर काम किया तब कमजोरी हुई, अब क्या हुआ, हमेशा उसको कमजोरी फील होने लगेगी। यानी कि इसके कंपैरिजन में अगला स्टेप होता है। और अब जब ये एंटीबॉडी धीमे धीमे पूरे 5000 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो पूरे 5000 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होने पर क्या ये मसल अब काम कर पाएगी, नहीं। यानी कि पहले क्या होता है, फैटीग, उसके बाद आएगी वीकनेस। फैटीग काम करने पर, वीकनेस हमेशा, और पैरालिसिस का मतलब है कि अब तो मसल काम करेगी ही नहीं। तो इसको आपने क्या कहा, पैरालिसिस। क्या हम तीनों चीजों को सीक्वेंस में याद रखेंगे, पहले क्या आता है, उसके बाद सबसे फाइनल पैरालिसिस। फिर देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद एनसीईआरटी अगली डिजीज देती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कौन सी डिजीज थी बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में देखो, याद है ना, जब डिस्ट्रॉफिन की हम बात कर रहे थे, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक। क्यों है, सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, डिस्ट्रॉफिन नाम किसका था, प्रोटीन का। अगर प्रोटीन है तो इसको कोड करने वाला जीन भी होगा। अगर जीन है तो इसमें म्यूटेशन भी हो सकता है।
अगर प्रोटीन है तो कोड करने वाला जीन है, और अगर जीन है तो जीन के अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है। अगर जीन में म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है कि जीन फॉल्टी हो जाए, या हो सकता है कि जीन जो है रिसेसिव हो जाए। अगर ये जीन रिसेसिव हो गया तो जीन के रिसेसिव होते ही क्या डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी? नहीं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो पर्सन में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, छोटे बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर है। ध्यान रखना, ऑटो इम्यून बाई बर्थ नहीं होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आगे चल के होते हैं, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर बाई बर्थ होते हैं। तो छोटे बच्चे में ही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के ना होने के बावजूद उसमें मसल का डेवलपमेंट तो होगा। धीमे धीमे क्या होगा, जब भी अगर मसल को सिग्नल मिलेगा तो उसमें जो मायोफिलामेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करेगा। पर जितनी बार मायोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ये उतनी बार मसल को डैमेज करता जाएगा कि नहीं? सुनना, आपने कहा कि ये हमने मान लिया कि ये बेटा एक मसल फाइबर है, और ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर में ये मौजूद है मायोफिलामेंट। ये यहाँ पे क्या है? मायोफिलामेंट। इन मायोफिलामेंट को सार्कोलेमा के साथ जोड़ना किसकी जिम्मेदारी थी? डिस्ट्रोफिन की। जब ये मसल बनी तो बनते टाइम तो पूरी मसल का डेवलपमेंट हुआ ना, डिस्ट्रोफिन नहीं बनी। पर अब क्या होगा कि जब यहां सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट तो ये करता है ना भाई। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली स्ट्रक्चर तो ये है, सार्कोमियर इसके अंदर मौजूद है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब डिस्ट्रोफिन से न जुड़ा होने की वजह से ये अकेले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा। यही काम जितनी बार करता जाएगा उतनी बार ये मसल को डैमेज नहीं करता जाएगा। अब सोचो, अगर सेल के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर फ्री पड़ी हो जो कि छोटी और बड़ी हो रही हो, तो उसके आसपास जो भी सेल ऑर्गेनल आएगा उस सेल ऑर्गेनल को धीमे धीमे डैमेज करता जाएगा। क्या ये डैमेज एक दिन में होने वाला है? नहीं। क्या ये डैमेज धीमे धीमे करके होगा? और धीमे धीमे करके ये डैमेज बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? पढ़ो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल होता है। तो अपन ने कहा कि डिजीज कैसी होगी बेटा? बाई बर्थ। पहली बात, डिजीज कैसी है? और दूसरा, देयर विल बी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल। तो आपने कहा कि मसल में डीजनरेशन होता है, और ये जो डीजनरेशन है ये कैसा होगा? प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये डीजनरेशन समय के साथ बढ़ता जाएगा कि घटेगा। यहां पे समझो, जितनी मसल सेल डैमेज होती जाएंगी उतनी मसल सेल धीमे धीमे करके खत्म होती जाएंगी। फाइनली क्या होगा? आपके पास मसल होगी तो, पर मसल का एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर होगा। तो इसीलिए अपन ने क्या कहा कि देयर इज प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल। इसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद अगली डिजीज एनसीईआरटी ने ली टिटेनी। क्या लिया? टिटेनी। टिटेनी क्यों होती है? जब अगर ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाए बेटा? कम। तो अपन ने कहा कि अगर ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? कम। और ये ब्लड कैल्शियम लेवल तब कम होता है जब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाए। जब अगर पीटीएच का लेवल कम हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर बेटा ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाए रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है पीटीएच। तो कैल्शियम लेवल कौन बढ़ा के रखता है? पीटीएच। अगर ये पीटीएच कम हुआ तो पीटीएच के कम होते ही ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होगा? घटेगा। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल घटेगा तो इसके घटने की वजह से देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन। क्या होने लगेगा? प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन होने लगेगा। और ये जो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन है इसको आप और कह सकते हैं स्पैज्म हो जाएगा। किसके अंदर? मसल में। तो मसल में अब क्या होने लगेगा? प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन होगा। कैल्शियम लेवल कम होने पर क्या होने लगेगा? मसल के अंदर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन होगा। एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको समझाता हूं, अगर ज्यादा कनेक्ट ना कर पाए तो बस अगले चैप्टर तक का इंतजार कर लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कहानी है क्या। हम जानते हैं कि अगर मान लो ये एक मसल है,
हमने कहा कि मसल एक्साइटेबल सेल है। अगले चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो वहां पे एनसीईआरटी सबसे पहली लाइन में लिखती है, पेज नंबर होगा 315, 16, 17, 317 होना चाहिए। 317 पे है ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहली लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल एज देयर मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज्ड। फिर अब वापस से ध्यान दो, आपने कहा कि जो मसल है वो भी तो एक्साइटेबल सेल थी। अगर मसल भी एक्साइटेबल सेल है तो मतलब मसल की जो मेम्ब्रेन है वो भी पोलराइज्ड होनी चाहिए। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा पर बेटा अंदर की तरफ चार्ज होता है नेगेटिव और बाहर की तरफ चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और अंदर की तरफ ये चार्ज होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। अब यहां पर जब ये चार्ज इससे अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट होना मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर निगेटिव हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और जब डीपोलराइजेशन होता है तभी मसल अपना काम करती है। यहां पर आयंस के मामले में आप कहते हैं कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा, अंदर की तरफ सोडियम कम। बाहर आप कहते हैं पोटेशियम कम, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा। फिर आप कहते हैं अंदर की तरफ प्रोटीन भी पाई जाती है और प्रोटीन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब समझिएगा, अगर बेटा बाहर की तरफ कैल्शियम जितना था, तो ये कैल्शियम भी तो कुछ ना कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना। कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कैल्शियम यहाँ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कैल्शियम कम होगा तो कैल्शियम के कम होने पर ये जो अंदर का चार्ज है ये -70 होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। बीजीसी मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हो जाते हैं ओपन, और इनके ओपन होने की वजह से क्या हो जाएगा, डीपोल। क्या होने वाला है, डीपोल हो जाएगा। यानी कि आपने कहा अगर बाहर कैल्शियम कम हुआ तो कैल्शियम कम होने पर आरएमपी क्या हो जाता है, कम, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम। अब डीपोलराइजेशन होना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहां कैल्शियम के कम होने पर डीपोलराइजेशन ज्यादा आसान होने की वजह से अब मसल में क्या होता है कि ज्यादा लंबे कॉन्ट्रेक्शन होने लगते हैं। यानी कि वैसे होना ये था कि मसल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसे रिलैक्स करना था, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना था, फिर रिलैक्स करना था। अब इसमें क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रेक्शन वाला फेज ज्यादा लंबा, जबकि रिलैक्सेशन वाला क्या रह जाएगा, छोटा। तो इसलिए मसल किसमें, कंडीशन को क्या कहा जाता है, टिटेनी कहते हैं। टिटेनी के नाम से मिलती जुलती एक डिजीज जो कि एनसीईआरटी हेल्थ एंड डिजीज में बात करती है, इसका नाम है टिटेनस। कौन सी डिजीज है, टिटेनस। आप जानते हैं ना, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन बालक बताएगा बैक्टीरिया का नाम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यहां पर बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैक्टीरिया का नाम है। तो आपने कहा कि जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बैक्टीरिया है, इसके बारे में बस एक बार सुन लेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तो क्या है, कैसा होता है बेटा, एनारोब है, ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता। ये हॉर्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मौजूद होता है। कहां प्रेजेंट होता है, हॉर्स की एलिमेंट्री कैनाल में। अब क्या हुआ, हॉर्स की एलिमेंट्री कैनाल में जो ये पाया जा रहा है, तो हॉर्स के फीसेस के साथ बॉडी से बाहर आता है, स्पोर्स के फॉर्म में होता है। इसके जो स्पोर्स हैं दे कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज 60 ईयर, यानी कि 60 साल तक ये इनएक्टिव फॉर्म में स्पोर के अंदर मौजूद रह सकता है। हॉर्स का फीसेस ओवर द टाइम सूखेगा, ड्राई होगा, आसपास दूसरे एनिमल्स के गाड़ियों के निकलने की वजह से वो आसपास की मिट्टी के अंदर स्पोर्स मिल गए पूरे फीसेस के साथ। तो अब स्पोर कहां मौजूद है, मिट्टी में। ये स्पोर, मान लो अगर यहाँ पे लाखों स्पोर रखे हो और मैं यहाँ पे आराम से अपना हाथ रख दूं, तो ये बैक्टीरिया मेरे अंदर नहीं जा सकता,
क्योंकि स्किन हमारे अंदर फिजिकल बैरियर का काम करती है। पर जब भी हमें कहीं इंजरी हुई, चोट लगी, और चोट लगने पर तब अगर मान लो यहाँ ये बैक्टीरिया मौजूद है और ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में अगर मेरी स्किन आई, तो अब ये बैक्टीरिया यहां से कहां चला जाएगा? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाते ही अब ये बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है, यानी कि एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद अब ये अफेक्ट करता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स को। इसे अफेक्ट करेगा मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर ये क्या करेगा? डीपोलराइजेशन की रेट को बढ़ा देगा, यानी कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जल्दी जल्दी आने लगेंगे। ज्यादा जल्दी जल्दी आएंगे तो वो मोटर न्यूरॉन जिन मसल्स को सप्लाई कर रहा होगा उन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगेगा, लंबे समय तक होगा। अगर आप देखें टिटेनस में क्या अफेक्ट मसल, क्या बैक्टीरिया ने मसल को अफेक्ट किया था? नहीं। अफेक्ट किसे किया? मोटर न्यूरॉन को। यहां अफेक्ट कौन हो रहा है? मसल। पर दोनों के केस में जो आउटकम है वो क्या है? सिमिलर। दोनों के केस में फाइनली जो हो रहा है वो चीज तो सिमिलर है ना, कि भाई प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो टिटनेस में जब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन या टिटेनी में होता है, इसमें मान लो अगर जॉ मसल अफेक्ट हुई तो उस केस में क्या होगा? कि जॉ लॉक हो जाएगा एकदम। अगर नेक मसल अफेक्ट हुई तो क्या होगा? नेक एक तरफ बेंड हो जाएगी। कई बार होता है कि पेशेंट में जैसे बैक की मसल्स अफेक्ट हुई, जब बैक की मसल अफेक्ट हुई तो बैक एकदम पीछे की तरफ कर्व हो जाएगी। तो इसमें पेशेंट की कंडीशन होती है कि पेशेंट बेड पे लेटा है, केवल इसका सिर और पैर, बस केवल यही बेड के कांटेक्ट में होंगे, बाकी पूरा इंद्रधनुष बन जाता है इससे। ठीक। तो पेशेंट में इतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है टिटेनी में। और टिटेनी या टिटनेस के केस में जब अगर ये मसल कॉन्ट्रेक्शन कहीं रेस्पिरेटरी मसल को अफेक्ट करने लगे, तो रेस्पिरेटरी मसल को अफेक्ट करने की वजह से फाइनली इसके अंदर डेथ हो जाती है। तो अपन ने कहा टिटेनस कैसी डिजीज है बेटा? बैक्टीरियल। जबकि टिटेनी किसकी वजह से? ब्लड कैल्शियम लेवल के कम होने की वजह से। एनसीईआरटी तो यहां समाप्त। अब एनसीईआरटी के अलावा देखो कुछ आसपास की टर्म्स और जो थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है कभी कभार। एक टर्म आती है टोनस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, टर्म का नाम क्या है? टोनस। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कभी कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होती हैं। स्केलेटल मसल पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेट में है। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, किसी की भी बात करूं, तो हम सबकी स्केलेटल मसल क्या कंप्लीटली रिलैक्स्ड है? नहीं। मसल्स पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेट में है, और मसल्स के पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की जो स्टेट है, इसी स्टेट को नाम क्या दिया जाता है? टोनस कहते हैं। तो बोलो टोनस क्या डिजीज है? नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो अपन ने कहा कि पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, और ये आप ध्यान रखेंगे कि टोनस ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई डिजीज नहीं होती है। अब एक टर्म और सुन लेंगे। एक और टर्म आती है बेटा रिगर मोर्टिस। मॉड्यूल में आपको कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे। रिगर मोर्टिस पर क्या होती है समझिए। जैसे किसी पर्सन की डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद पर्सन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, ऑल द मेम्ब्रेन बिकम फ्रीली परमेबल। डेथ होने के बाद सारी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फ्रीली परमेबल। जैसे ही मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल हुई तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। ये थिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेगा। एटीपी ऑलरेडी मायोसिन हेड के पास मौजूद है, उस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और मसल में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन। मसल के अंदर क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्शन। अब ये जो क्रॉस ब्रिज यहां बन गया, इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए आपको फिर से एक नए एटीपी की आवश्यकता थी। पर पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, उसकी सेल तो अब काम नहीं कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है। तो क्या अब नया एटीपी बनेगा? नहीं। जब नया एटीपी नहीं बनेगा तो अब मसल किस में रह जाएंगी? कॉन्ट्रेक्शन की स्टेट में। ये जो कॉन्ट्रेक्शन की स्टेट है ये लगभग 12 से 24 घंटे के बीच में बनी रहती है, जबकि स्केलेटल मसल कैसी रहेंगी? कॉन्ट्रेक्टेड। अगर आपने अपने घर में अपने आसपास कहीं अगर किसी की डेथ देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि डेड बॉडी एकदम अकड़ जाती है। अब अगर जो पर्सन है
उस पर्सन को अगर मान लो हमने एकदम फ्रीजर में रख दिया या हमने बर्फ पे रख दिया, तो उसके इसमें क्या रहेगा कि ये कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा लंबे टाइम तक बना रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि डेथ होने के करीब 10-12 घंटे बाद अब बॉडी में प्यूट्रिफेक्शन स्टार्ट होगा, यानी बॉडी सड़ना शुरू होगी, बैक्टीरिया काम करेंगे, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जब एक्टिन और मायोसिन को तोड़ दिया तो उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्शन है खत्म हो गया, यानी कि रिगर मोर्टिस कितने टाइम बाद खत्म हो गया, 12 से 24 घंटे में। जब अगर 12 से 24 घंटे के बाद खत्म हुआ तो अब ये चीज फोरेंसिक इंपॉर्टेंस की हो जाती है। अगर हमें कोई या पुलिस को कोई डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी में अगर रिगर मोर्टिस की कंडीशन है, तो पुलिस ये कह सकती है कि पर्सन की डेथ हुए अभी लगभग 12 से 24 घंटे के बीच में हुए हैं। वहीं पर अगर रिगर मोर्टिस नहीं है तो इसका मतलब है कि पर्सन को डेथ हुए लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। तो अब थोड़ा सा एक हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं अपने स्केलेटन के बारे में, कि हमारे स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ध्यान देंगे, देखिए वो बेटा अभी बोन के साथ बात करेंगे ना, अभी ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, वो बोन के साथ बात करेंगे। अब जरा फिर से ध्यान देंगे, देखिए स्केलेटन का मतलब होता है बॉडी के हार्ड पार्ट्स। तो बॉडी में हार्ड पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन कैन बी ऑफ टू टाइप, द वन इज एक्सोस्केलेटन एंड अदर इज एंडोस्केलेटन। अगर ये स्केलेटन हमारी बॉडी से बाहर मौजूद है तो इसे एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा, अगर ये बॉडी के अंदर है तो क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन। हम अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर नेल, हेयर इनको इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं पर हमारा जो एंडोस्केलेटन है ये किससे मिलकर के बना है, तो हमारे एंडोस्केलेटन के अंदर है बोन और कार्टिलेज। क्या क्या चीजें मौजूद है बेटा, बोन और कार्टिलेज मौजूद है। हमारे अंदर जो बोन है इनका नंबर एडल्ट में कितना होता है, 206। एडल्ट के अंदर कितना रहेगा, 206। कार्टिलेजेस के बारे में एनसीईआरटी कोई नंबर नहीं देती है, एनसीईआरटी सिंपली कहती है कि कुछ कार्टिलेजेस मौजूद है। तो बोन कितनी है हमारे अंदर, 206। और कार्टिलेजेस के बारे में क्या कहा कि कुछ कार्टिलेजेस हमारे अंदर पाई जाती है। अब अगली बात आती है कि यहां पर जो बोन है इसके बारे में आप देखें, बोन का जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स बेटा हार्ड होगा ना। बोन का मैट्रिक्स कैसा रहेगा, हार्ड। बोन का मैट्रिक्स हार्ड क्यों है, तो हार्ड इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट क्या है, कैल्शियम। तो अपन ने कहा कि हार्ड इसलिए है क्योंकि यहां प्रेजेंस किसकी है, कैल्शियम की। वहीं पर जो कार्टिलेज है इसका मैट्रिक्स होगा प्लाइबल। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, प्लाइबल है। और ये जो मैट्रिक्स है प्लाइबल इसलिए है क्योंकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है इसके अंदर पाए जाते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। क्या पाए जाते हैं बेटा, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। नाम याद रखेंगे खूब अच्छे से, एनसीईआरटी की टर्म्स है सारी। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, प्लाइबल। ध्यान रखें, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बारे में आप तीन टर्म यूज करते हैं कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है इसके बारे में कहते हैं ये मैट्रिक्स सॉलिड है, फिर आप कहते हैं ये प्लाइबल है, और फिर आप कहते हैं कि इट रेजिस्ट कंप्रेशन। सॉलिड, प्लाइबल और रेजिस्ट कंप्रेशन। एनिमल टिश्यू के अंदर एनसीईआरटी कार्टिलेज की तीन प्रॉपर्टी बताती है, ये मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है, प्लाइबल है और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। एग्जांपल से समझना, इरेजर देखी है, नटराज, अप्सरा, डोम्स, कई सारी कंपनी की आती है। स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से इरेजर लिक्विड है, सॉलिड की गैस। ठीक, अगर आप चाहें तो इरेजर को ऐसे मोड़ सकते हैं कि नहीं, अगर मोड़ सकते हैं तो बोलो प्लाइबल है कि नहीं। क्या ये पेन प्लाइबल है, अगर आप अपना हाथ मोड़ना चाहें तो बोन प्लाइबल है क्या, नहीं। रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब है, अब आप इसी इरेजर को दबा के देखो, जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं,
न्यूटन बाबा का तीसरा नियम याद करो, जिसके अंदर ये कहते थे कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आपको फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि कार्टिलेज खुद कंप्रेस नहीं होना चाहती। तो इसलिए आपने कहा कितनी प्रॉपर्टी? तीन। पहला क्या कहा? सॉलिड, दूसरा प्लाइबल, और तीसरा क्या कहा? रेजिस्ट कंप्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब बाकी आगे बोन की अपन बात करेंगे अगली क्लास में, यानी कल। क्या? ऑर्गेनिक सॉल्ट है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है।